नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मुकाबला 2024 में। महामुकाबला 2024 में दिन भर में क्या कुछ राजनीतिक बयानबाजी रही, किस तरह से सियासी घमासान देखने को मिल रहा है, इससे जुड़ी हुई खबरों के बारे में आपको बताएंगे। लोकसभा चुनाव के लिए पहले दौर का मतदान हो चुका है, दूसरे दौर के मतदान में भी अब ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में यह सियासी घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है। तो दिन भर में क्या कुछ घटनाक्रम रहा है, सियासी बयानबाजी किस तरह से रही है, यह आपको इस खास पेशकश के जरिए दिखाएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा की खबरों का। तो करनाल दौरे पर आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रहे। यहां पर उन्होंने इंडस्ट्री एसोसिएशन के कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने आत्मविश्वास के साथ कहा कि पहले दुनिया बोलती थी और भारत सुनता था, लेकिन अब भारत बोलता है और दुनिया सुनती है। तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियां बजते रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नंदन करने के अंदर कांग्रेस के समय के अंदर कुमारी शैलजा को भी अगर गैस का सिलेंडर लेना होता था, क्योंकि हरियाणा की आन बान शान हमारे हरे भरे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री। बात की जाए, आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करनाल के दौरे पर थे और यहां पर उन्होंने आरतीओ से भी मुलाकात की। इसके अलावा आपको बता दें कि अलग अलग कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की। यहाँ पर उन्होंने बताया कि पिछले 10 साल में किस तरह से भारत की तस्वीर पूरे दुनिया में बदली है। तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियां बजते रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 2014 से पहले भाई और दुनिया बोलती थी, भारत सुनता था। आज भारत बोलता है, इन 10 वर्षों में दुनिया सुनती है। ये अंतर ये इस कार्यशैली से आया है। हमारा सिस्टम भी वही है, हमारे लोग भी वही हैं, हमारे प्रशासनिक अधिकारी भी वही हैं, परंतु हमारी सोच बदली है। हमारी जब सोच बदली तो हमारा देश भी बदला है, हमारा प्रदेश भी बदला है और लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर ये 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने खरा उतारा है। क्योंकि हरियाणा की आन बान शान। तो लोकसभा चुनाव का दौर है और बयानबाजी भी काफी देखने को मिल रही है। इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर जोरदार प्रहार किया है। बड़ी खबर इस वक्त की। और दीपेंद्र हुड्डा के बयान पर पलटवार किया गया है। दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से एक बयान सामने आया था, जिसमें दीपेंद्र हुड्डा ने यह कहा था कि जब लिस्ट सामने आएगी कांग्रेस की तो धमाका होगा। अब सीएम नायब सिंह सैनी की तरफ से इस पर पलटवार करते हुए कहा है कि 2019 में भी धमाका हुआ था, जब बापू और बेटा चुनाव हार गए थे। कुमारी शैलजा पर भी उन्होंने निशाना साधा है। हरियाणा के लिए शैलजा ने कुछ नहीं किया, यह सीएम नायब सिंह सैनी का कहना है। बड़ी खबर इस वक्त की। दीपेंद्र हुड्डा, जिनकी तरफ से यह कहा गया था कि कांग्रेस की लिस्ट जब आएगी तो धमाका होगा, इस पर पलटवार करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा है कि धमाका 2019 में भी हुआ था, जब बापू और बेटा चुनाव हार गए थे। के अंदर कांग्रेस के समय के अंदर कुमारी शैलजा को भी अगर गैस का सिलेंडर लेना होता था, क्योंकि वो तो उस समय मंत्री थी, शायद उसके घर पे तो आ जाता होगा, परंतु जो गरीब व्यक्ति था, जो आम व्यक्ति था, जिसको गैस का सिलेंडर लेना होता था, उसको 3 दिन लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। शायद ये कुमारी शैलजा को इस बात के बारे में जानकारी नहीं होगी, क्योंकि उसके घर में पहुंच जाता था, वो मंत्री थी उस समय। कांग्रेस के लोग बोलते थे कि हम मकान बना करके देंगे। ये कुमारी शैलजा 55 साल 60 साल इस देश को एक परिवार ने शासन किया है, और उस परिवार की ये बहुत ही, अगर एक शब्द में कह दे कि उसके नज़दीक रही है, उस परिवार के नज़दीक रही है। आज भी बोलती है कि मैं सोनिया गांधी के नज़दीक हूँ। अगर सोनिया गांधी के नज़दीक तो है, परंतु आपने किया क्या है, आप वो तो बताएं। ये अंतर उसके अंदर नजर आ रहा है। की बात कर रहे हैं, उधर दीपेंद्र हुड्डा कहते हैं हमारी टिकट डिक्लेयर होगी तो धमाका होगा। फिर वो धमाका कैसा होगा वो देख लेंगे, क्या धमाका होगा। धमाका तो पिछले 2019 के चुनाव में भी हुआ था, जब बापू बेटा दोनों रह गए थे।
तब भी तो धमाका हुआ था, अब भी हालत खराब होने वाली है। तो करनाल पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी ने एक बार फिर से जेजेपी पर अप्रत्यक्ष तौर पर निशाना साधा। इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि भ्रष्टाचार की जांच जरूर होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा किसी के साथ, जांच तो सबकी होनी चाहिए। तो एक बार फिर से भ्रष्टाचार को लेकर सख्त नजर आए हैं। उनसे सवाल जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा, भ्रष्टाचार हुआ है तो जांच होनी ही चाहिए। जेजेपी अब लगातार ओछी आप लोगों पे बयानबाजी कर रही है, आप लोग भी बयानबाजी कर रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं जांच होगी, वो कह रहे हैं आप नारायणगढ़ के माफिया की भी जांच होनी चाहिए। दिग्विजय चौटाला बोल रहे हैं ये सबकी होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ अगर वो कह रहे हैं तो सभी की होनी चाहिए, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और हरियाणा कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट में हो रही देरी को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव से हरियाणा न्यूज ने खास बातचीत की। तो उन्होंने ये कहा है कि लिस्ट में जितनी देरी होगी उतना ही पार्टी को नुकसान होगा। सुनाते हैं आपको। कैप्टन साहब, क्या लग रहा है कि वजह जो है वो वजह क्या है कि इतनी देरी क्यों हो रही है? एक महीना अब लगभग बचा हुआ है केवल मतदान के लिए, नामांकन बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगे, तो इसमें आप क्या मानते हैं? अब इसके बारे में तो देखिए, बात यह है जी कि जब भी आपने कोई कैंडिडेट का जब नाम रखना होता है, हाँ, तो उसको सोच समझ के और सर्वे होता है बकायदा, और सर्वे के बाद जो मेरिट के आधार पे अगर किसी का नाम आ रहा है तो उसको प्रेफरेंस देनी चाहिए। हाँ। जैसे गुड़गांव में जो मुझे पता लगा है कि जी, राज बब्बर का भी नाम भी, मेरा नाम भी है। हाँ जी, हाँ जी। अब आप मुझे बताइए कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, राज बब्बर को टिकट दे दें, और क्या हमारे गुड़गांव में कैंडिडेट डेट का अकाल आ गया क्या? हमें फिल्म स्टार को लाने की जरूरत? अगर फिल्म स्टार आना ही है तो रणबीर कपूर को ले आओ, रणबीर को ले आओ, कपूर जो फिल्म स्टार है। अब क्या जो है राज बब्बर जी की ऐसी कौन सी पहचान है गुड़गांव के साथ? हाँ। तो मेरी समझ से बाहर है। तो इसके बारे में तो मुझे उम्मीद है कि हो सकता है आज खड़गे जी बाहर हैं, हाँ। आज फैसला शायद शाम तक हो जाए। नहीं समझता हूँ जितना जल्दी हो, क्योंकि कल 25 हो जाएगी और आप देख रहे हैं कि 25 मई को इलेक्शन है, 1 महीना रह जाएगा, 9 हल्के हैं। तो आप देखिए वो कैंडिडेट जो है कैसे लोगों तक पहुंचेगा। तो मेरा ये मानना है कि जितना जल्दी कर दें उतना बेहतर है। और खासतौर पर अगर बात करें सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो बहुत पहले तस्वीर साफ कर दी गई। सर, अब उनको मौका ये मिल गया है कि वो लगातार आपको इसी मुद्दे पर घेर रहे हैं। नहीं, वो तो मुद्दा तो घेरने का है ही है, तो मुद्दा क्यों नहीं है घेरने? मुद्दा तो मुद्दा है ही घेरने का, तो क्या लाभ? और चुनाव के दौरान हरियाणा कांग्रेस के नेताओं का कीबोर्ड प्रेम देखने को मिल रहा है। दरअसल कांग्रेस नेता कीबोर्ड से राजनीतिक वार पलटवार कर रहे हैं। पहले श्रुति चौधरी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए दावा किया था कि कीबोर्ड में एस और एफ के बीच जो शब्द है उसकी हार होगी। श्रुति चौधरी ने डी फॉर धर्मवीर की हार का दावा किया था। हालांकि श्रुति चौधरी की तरफ से बाद में ये जो पोस्ट हैं वो दोनों के दोनों डिलीट कर दिए गए। इसके बाद चिरंजीव राव की अगर बात की जाए तो उन्होंने पोस्ट करते हुए कुछ इसी तरीके से लिखा कि गुरुग्राम से यू और ओ के बीच आई शब्द जो है उसकी हार होगी। हालांकि श्रुति चौधरी की अगर बात करें तो उन्होंने ज्यादा समय नहीं लगाया, ज्यादा समय तक अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इन पोस्ट को नहीं रखा और डिलीट भी कर दिया।
उधर चुनाव से पहले जननायक जनता पार्टी के लिए मुश्किलों का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। अब रणधीर सिंह ने जेजेपी को अलविदा कह दिया है। इसके साथ ही उन्होंने डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन के चेयरमैन पद से भी इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि रणधीर सिंह गोलाचीका से जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह के बेटे हैं। वहीं इसराना से जेजेपी के पूर्व प्रत्याशी दयानंद उरलाना ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये जो जेजेपी को छोड़ने का दौर है वो अभी नहीं, काफी समय से चल रहा है और अब तक ये थमा नहीं है। रणधीर सिंह जी, पार्टी भी छोड़ दी है आपने, ये जानकारी सामने आ रही है, क्या वजह है इसके पीछे पार्टी छोड़ने का, ये जो बड़ा फैसला आपने लिया? मैंने जो है ना जेजेपी पार्टी की जो प्राथमिक सदस्य है, मैंने उससे कल इस्तीफा दे दिया जी। और साथ ही जो है ना वो डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का मैं जो चेयरमैन था उससे भी मैंने इस्तीफा कल खुल्लर साहब को सौंप दिया है। जो है ना अगले चुनाव की जो है ना अपनी तैयारी करेंगे जी। अगली चुनाव की तैयारी कौन से दल में जाने की तैयारी सर आपकी चल रही है? किस पार्टी से अगले चुनाव की तैयारी? दल में तो देखिए मेरे फादर जगदीश्वर सिंह जी हरियाणा विधानसभा में सबसे सीनियर एमएलए हैं जी, तो उनसे भी विचार करेंगे और मेरे पार्टी वर्कर हैं, साथी हैं कॉन्स्टिट्यूंसी के, तो उनसे विचार विमर्श करने के बाद ही हम जो है ना निर्णय लेंगे। देखिए अब जो है ना जेजेपी पार्टी का कोई जिले प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया जी। और जो है ना वर्करों ने जो थे पदाधिकारी संगठन ही नहीं रहा, तो वहाँ तो मतलब क्या था रहने का। तो ये हरियाणा की बात हुई। अब जरा देश की भी बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पर एक बार फिर से जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं, कांग्रेस का पंजा वो सब लूट लेगा। कांग्रेस का मंत्र है, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार, इस शाही परिवार के शाहजादे के पिताजी के भी सलाहकार, उन्होंने कुछ समय पहले कहा था, और ये परिवार उन्हीं की बात मानता है। उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। ये इन्होंने पब्लिकली कहा है। अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं, वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। कांग्रेस संविधान बदलकर एससी, एसटी, ओबीसी का हक अपने वोट बैंक को देना चाहती है। भाई और बहनों, ये सिर्फ आपके आरक्षण को ही लूटना नहीं चाहते, उनके तो और बहुत कारनामे हैं। और इसलिए मेरे आदिवासी भाई बहनों को कहना चाहता हूं, मेरे दलित भाई बहनों को कहना चाहता हूं, मैं ओबीसी के भाई बहनों को कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस के इरादे नेक नहीं है, संविधान के अनुरूप नहीं है, सामाजिक न्याय के अनुरूप नहीं है, भारत की बिन सांप्रदायिकता के अनुरूप नहीं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सैम पित्रोदा के बयान पर पलटवार किया। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस की असली मानसिकता सामने आ गई है। कांग्रेस संपत्ति को सरकारी खजाने में डालना चाहती है। सैम पित्रोदा के
बयान के बाद कंप्लीटली एक्सपोज हो गई। सबसे पहले घोषणा पत्र में सर्वे, मनमोहन सिंह का पुराना बयान जो कांग्रेस की लेगेसी है कि हम देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटीज का मानते हैं, और अब इनके मैनिफेस्टो बनाने में जिनकी अहम भूमिका है वो साम पित्रोड़ा का बयान कि संपत्ति के बंटवारे पर विचार होना चाहिए। अमेरिका का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि 55% संपत्ति सरकारी खजाने में जाती है। अब जब प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आई कि हमारा मकसद ये नहीं है। परंतु आज साम पित्रोड़ा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। वो देश के जनता की निजी संपत्ति का सर्वे कर निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर जो उन्होंने यूपीए के शासन में तय की थी प्रायोरिटी कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है, उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस कह रही है कि लोगों की संपत्ति का सर्वे करवाएंगे, फिर उसका सुविधा अनुसार वितरण होगा। इन लोगों ने पहले देश की संपत्ति का बंदरबाट किया, अब आम लोगों की संपत्ति का करना क्या चाह रहे हैं ये सबके सामने है। वो कह रहे हैं कि हम संपत्ति, लोगों की संपत्ति का सर्वे करवाएंगे और संपत्ति सर्वे करके फिर उस संपत्ति को अपने अनुसार फिर उसका बंदरबांट करेंगे। यानी पहले देश के संसाधनों पर लूटपाट। याद करिए, यूपीए सरकार के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपने एक अभिभाषण में इस बात का उल्लेख किया था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। हमारा कहना है देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 4 जातियों की बात की। गरीब है, किसान है, युवा है और महिला है। इसमें किसी जाति की बात नहीं की है, किसी मत और मजहब की बात नहीं की है। जो गरीब है उसको शासन का हिस्सा मिलना चाहिए, युवा है उसके आजीविका की व्यवस्था होनी चाहिए, महिला है उसके स्वावलंबन के लिए कार्य किए जाने चाहिए, अन्नदाता किसान वह किसी भी जाति मत मजहब वर्ग का है उसको सम्मान मिलना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी जहां इसकी बात करती है, वहीं कांग्रेस कहां से प्रारंभ कर रही है? वह संपत्ति का सर्वे करवाएगी, संपत्ति का सर्वे करके फिर उसका बंदरबांट करेगी। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने इंडिया गठबंधन कांग्रेस के साथ साथ लालू परिवार पर भी निशाना साधा। और ये लालू यादव, ये मीसा नाम कैसे पड़ा? मीसा नाम इसलिए पड़ा कि ये जेल में थे, कांग्रेस ने इनको जेल में डाला हुआ था जयप्रकाश नारायण आंदोलन में, और तब मीसा पैदा हुई थी तो उसका नाम मीसा रखा गया था। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट इसमें गए थे। आज कांग्रेस के साथ गांधी मैदान में राहुल गांधी उसके मिसेस गांधी के पोते के साथ बैठ करके गपशप मार रहे हो और घर में मटन बनाना सिखा रहे हो। मटन बनाना, ये दोस्ती, ये हालचाल, ये रवैया। अरे गंगा में बहुत पानी बह गया भाई, कौन कौन दोस्त हो गए, क्या क्या दोस्ती हो गई, कैसी कैसी दोस्ती हो गई। जिन लोगों ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ रहे थे वो खुद भ्रष्टाचारी हो गए और आखंड भ्रष्टाचार में डूब गए, और फिर भ्रष्टाचारियों के साथ दोस्ती हो गई। इतना बदलाव आ गया।
वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी महाराष्ट्र में बीजेपी पर जमकर बरसते नजर आए। राहुल गांधी ने कहा कि यह साधारण चुनाव नहीं, इस चुनाव में आजादी के बाद पहली बार ऐसी पार्टी है जो संविधान को खत्म करना चाहती है। यह चुनाव संविधान और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। सबसे पहले यह साधारण चुनाव नहीं है, क्योंकि इस चुनाव में पहली बार, आजादी के बाद पहली बार एक ऐसी पार्टी है जो संविधान को खत्म करना चाहती है। उनका लक्ष्य सिर्फ चुनाव जीतने का नहीं है, उनका लक्ष्य हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे संविधान को खत्म करने का है। और हमारा लक्ष्य, कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य, इंडिया अलायंस का लक्ष्य संविधान को बचाने का है और लोकतंत्र को बचाने का है। भाइयों और बहनों, इस देश में जो भी गरीबों को मिला है, जो भी प्रगति हुई है, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, जो भी गरीब लोगों को मिला है, वो संविधान के कारण मिला है। उसका वही कारण है। अगर ये लोग संविधान को खत्म कर देंगे तो हिंदुस्तान में गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो सबसे पहले आपसे यह कहना चाहता हूं कि पहली बार ऐसा चुनाव हो रहा है कि बीजेपी ने साफ सबके सामने कहा है, उनके एमपीओ ने साफ कहा है कि अगर हम चुनाव जीते तो हम हिंदुस्तान के संविधान को बदल देंगे। और मैं आपसे कह रहा हूं, उनसे कह रहा हूं, ऐसी कोई शक्ति नहीं है दुनिया में जो हिंदुस्तान के संविधान को बदल सके। उधर सैम पित्रोदा के बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की नीयत ही देश को लूटने की है। वो आपकी लूट के लिए जाति के नाम पर सर्वे कराएंगे और फिर आपको लूटेंगे। ये संतान विरोधी भी और सनातन विरोधी भी दिख रहे हैं। आपकी संतानों की संपत्ति को छीनने के लिए वसूली टैक्स कांग्रेस लगाने वाली है। सनातन को कुचलने के लिए वोट बैंक की राजनीति में और नीचे गिरने वाली है। सीमाओं को असुरक्षित करने के लिए चीन से पहले पाकिस्तान से समझौता और उनकी भाषा ही पहले ही बोलते हैं। जब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक होती तो अपने सैनिकों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी जी तक देश की सीमाएं असुरक्षित होती हैं। हजारों किलोमीटर जमीन, लाखों एकड़ भूमि चीन और पाकिस्तान लूट लेता है और कच्चा थीवू आइलैंड ये गिफ्ट में श्रीलंका को दे देती है। देश के सामने सवाल ये है कि कांग्रेस और कितना लूटेगी देश को, देशवासियों को। सीमा, संतान, संपत्ति और सनातन, इसकी सुरक्षा करनी है तो मजबूत नेतृत्व चाहिए, मोदी जी के नेतृत्व चाहिए। देश में फिर एक बार मोदी सरकार। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि पहले चरण के मतदान के बाद बीजेपी के बड़े नेताओं को लग रहा है कि चुनाव उनके पक्ष में नहीं जा रहा। ऐसा लगता है कि वो बौखलाए हुए हैं और बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। जो भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री जी इंक्लूडेड, उनके व्यवहार से ये लग रहा है कि चुनाव उनके पक्ष में नहीं जा रहा है, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि बौखलाए हुए हैं, बहकी बहकी सी बातें कर रहे हैं, पता नहीं कौन से मुद्दे उठा रहे हैं। जबकि अगर 10 सालों के लिए इन्होंने कुछ किया होता जनता के लिए, जनता के जीवन में तरक्की लाने के लिए, मतलब कि आपका जो जीवन है उसमें जो महंगाई आई है उसको कम करने के लिए, रोजगार दिलवाने के लिए, शिक्षा के संस्थान बनाने के लिए, स्वास्थ्य की सुविधाएं देने के लिए, तो आज ये मंच पर आकर ये डिस्कशन नहीं होता जो आजकल हो रहा है। रोज सुबह उठ के कोई नया मुद्दा उठा रहे हैं जिससे कोई ताल्लुक नहीं है जनता का। मतलब
उसको, और इस हद तक अब चले गए हैं कि अपने आप नए नए मुद्दे ऐसे निकाल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं लोगों को, और लोगों को गुमराह करने की कोशिश, डराने की कोशिश हो रही है। और मुझे लग रहा है कि ये सब जो शुरू हुआ है फर्स्ट फेज की पोलिंग के बाद, मुझे लग रहा है कि शायद इनको लग रहा है कि ये रुझान जो है इनके पक्ष में नहीं जा रहा है। तो पहले चरण के लिए मतदान हो चुका है, दूसरे चरण के मतदान की घड़ी भी बिल्कुल नजदीक है और ऐसे में दूसरे चरण के लिए जो चुनाव प्रचार है वो थम चुका है। और आपको बता दें कि किन किन सीटों पर मतदान होने जा रहा है। तो असम की अगर बात करें तो असम की कई सीटें हैं, बिहार की किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, इनके लिए मतदान होगा दूसरे चरण में। और इसके अलावा बांका की अगर बात करें तो राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर, यहां पर मतदान होना है। जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर के लिए भी ये मतदान होगा एक सीट के लिए। तो इस तरह से कुछ ये मतदान होता नजर आएगा। कर्नाटक की काफी सीटें हैं, उडुपी, चिकमंगलूर, हासन, दक्षिण कन्नड़, सिलचर, नौगांव, ये तमाम सीटें हैं। इसके अलावा कर्नाटका की अगर बात करें बेंगलुरु ग्रामीण, बेंगलुरु उत्तर, बेंगलुरु केंद्रीय, बेंगलुरु दक्षिण। केरल की अगर बात करें तो कासरगोड, कन्नूर, बडकरा, वायनाड, कोझिकोड के अलावा पोन्नानी, तो ये सीटें हैं। पलक्कड़ है, त्रिशूर है, चलाकुडी है, इडुक्की है, कोट्टायम है और पथानमथिट्टा है, कोल्लम है, अटिंगल है, तिरुवनंतपुरम है। ये केरल की सीटें हैं। मध्य प्रदेश की बात करेंगे टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो की अगर बात करें, सतना की बात करें, इडुक्की, रीवा, ये तमाम सीटें। महाराष्ट्र की बात करेंगे आप तो बुलढाना, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, जहां पर आपको बता दें जमकर प्रचार देखने को मिला। राजस्थान की अगर आप बात करेंगे टोंक, सवाई माधोपुर, जोधपुर, जालौर, उदयपुर, ये सीटें हैं। कोटा, झालावाड़, बारा, तो ये तमाम सीटें हैं। कुल मिलाकर 89 सीटों पर आपको बता दें दूसरे चरण में मतदान होगा। चुनाव प्रचार थम गया है। चलिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।